जी हेलो, माइक चेक। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आ जाइए और जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन हो जाइए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। अगर देखोगे क्वेश्चंस को तो क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे रखा है। क्या लिखता है? हार्ट है। और हार्ट को वो लिखता क्या है? USA लिखता है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन किया जाए इस क्वेश्चन पे तो हम देखेंगे कि 18 से 19 और 20 से 21 हो गया। इसी तरह 5 से 6 और 8 से 9 हो गया। और बीच वाला लेटर जैसे है वैसे रह गया। इसी तरीके से अगर हम क्लीनर की बात करें तो क्लीनर को वो क्या लिखता है? तो SFOA, उसके बाद FMD। फिर से देखो, सेम प्रोसेस अप्लाई किया गया है। 18 से 19 हो गए, 5 से 6 और 14 से 15। बीच वाला जैसे था वैसे रह गया। E से F, L से M और C से D। और पूरे फंक्शन में फिर से 1 क्या हो गए? ऐड हो गए। अगर सेम काम हम करने जाते हैं यहाँ तो M अपने प्लेस पे रह जाएगा, O से P हो जाएगा, O से P हो जाएगा और P से Q हो जाएगा। इसी तरह A से B हो जाएगा, H से I हो जाएगा और S से T हो जाएगा। यानी PPQ MBIT हो जाएगा। PPQ MBIT ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। तो पहले का जो आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये सबसे बेस्ट वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है सर माइनस का अर्थ है इनटू कर लो, तो जहां भी बाबू माइनस दिखे इनटू कर लो। प्लस का अर्थ है डिवीजन कर लो, तो आप डिवीजन लगा लो। और इनटू का अर्थ है कि प्लस कर लो, यहाँ प्लस कर लो। और डिवीजन का अर्थ है कि माइनस कर लो। तो सबसे पहले आप डिवीजन का साइन लगाओगे तो 6 4 जा 24 हो जाएंगे। अब ये क्या हो गया? तो 4 माइनस 9 दूनी 18 और प्लस करोगे तो 4 हो जाएंगे। तो 4 और 4 जोड़ोगे तो 8 हो जाएंगे। और 8 में से 18 को माइनस करोगे तो -10 वैल्यू जो है वो आंसर स्वरूप मिलेगा। -10 ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्ट रूप से दिखता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा। देखिए, कहता है ना कि सर विक्की जो है ना वो ऋतिक से लंबा है। तो अगर ऋतिक की बात करें तो ऋतिक से लंबा कौन है? तो ऋतिक से लंबा विक्की है। और फिर कहता है ऋतिक अमन से लंबा है। तो ऋतिक किससे लंबा है? तो अमन से लंबा है। अनिल अभय से लंबा है और अभय ऋतिक से लंबा है। तो अनिल जो है ना, अनिल जो है वो अभय से लंबा है। ठीक है। और फिर कहता है अभय ऋतिक से लंबा है। तो अभय किससे? तो ऋतिक से लंबा है। इनमें से कौन लंबाई में सबसे छोटा है? तो जैसे ही ऋतिक के ऊपर अभय जाएगा और अनिल जाएगा तो या तो ये दोनों यहाँ हो सकता है या तो ये दोनों यहाँ हो सकता है। यानी अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि सबसे बड़ा कौन है तो हम बता नहीं पाते, लेकिन वो पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है, तो स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है कि सबसे छोटा अमन है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारे लिए सबसे बेस्ट आंसर होंगे। देखिए, W और X भाई है। W और X दोनों जो है वो क्या है? तो भाई है। अब कहता है X और Q का पुत्र है। तो X और Q का पुत्र कौन है? तो S है, यानी S नीचे होगा और लड़का होगा। R U से विवाहित है, जबकि R किससे विवाहित है? तो R U से विवाहित है, छोड़ दीजिए। और Q का भाई है, इसका मतलब R जो है वो Q का भाई है और R जो है ना वो U से विवाहित है, यानी U महिला है। अब कहता है टी भी, T और भी U की संतान है।
तो यू की संतान कौन है? तो एक टी है और एक भी है। अब संतान में लड़का होगा या लड़की कंफर्मेशन नहीं है। पी क्यू की माँ है। अब पी जो है वो माता है, किसकी माता है? तो क्यू की। और वाई एक्स की माँ है, और वाई किसकी माँ है? तो एक्स की माँ है। तो वाई जो हो गई वो एक्स की माँ हो गई। टी का एस से संबंध पूछ रहा है। अब देख लो, टी का संबंध पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? तो एस से पूछ रहा है। टी का एस संबंधित है, तो टी का एस से समहाउ इज टी रिलेटेड टू एस। अब देखिए ध्यान से अगर देखोगे तो कहीं भी एक्सप्लेनेशन में कहीं भी टी का मेल फीमेल नहीं पता है, बस ये पता है कि टी जो है वो यू का संतान है। अगर हम एस से टी तक का सफ़र करने जाते हैं तो देखिए, तो हम रिलेशन को अगर कनेक्ट करते हैं तो हम हो गए मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी की पत्नी हो गई तो मेरी मम्मी हो गई, और मेरी मम्मी का भाई मेरा मामा हो गया, और मामा की पत्नी मामी हो गई, और मामी का अगर बेटा हुआ तो ममेरा भाई होगा, और अगर बेटी हो गई तो मेरी भाई बहन होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास चार ही ऑप्शन है तो इनमें से कोई नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वैसा ऑप्शन कहीं है नहीं, तो हम कहेंगे माँ के भाई का पुत्र है। किसके भाई का पुत्र है? तो माँ के भाई का पुत्र है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो टी का मेल फीमेल नहीं है। अगर इसमें एक और ऑप्शन होता, इनमें से कोई नहीं, या डबल ऑप्शन वाले आंसर होते, तो फिर आंसर हमारा वही डबल ऑप्शन चला जाता। लेकिन ऑप्शंस की कमी के कारण हमें क्या लगाना होगा? तो माँ के भाई का पुत्र है। नेक्स्ट वन देखोगे, कहता है सभी ब्लूज जो है वो भालू हैं। यानी जितने भी ब्लूज हैं ना मेरे पास, ये सभी के सभी ब्लूज क्या हैं? तो भालू हैं। और सभी दुल्हनें भालू हैं, और जितनी भी दुल्हन है ना बाबू, ये सब के सब क्या है? तो भालू हैं। और सभी दुल्हन बच्चे हैं, जितने भी दुल्हन हैं वो सब के सब क्या हैं? बच्चे हैं। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो कुछ बच्चे भालू हैं, तो सही में हमें कुछ बच्चे भालू दिख रहे हैं, पहला सही है। कुछ ब्लूज बच्चे हैं, ब्लूज बच्चा के बीच में इंटर कनेक्शन है, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है, तो गलत है। कुछ ब्लूज दुल्हन है, जब सारे ब्लूज भालू हैं और भालू का कुछ हिस्सा दुल्हन है, तो ब्लूज और दुल्हन में हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। कुछ दुल्हनें बच्चे नहीं हैं, कुछ दुल्हन जो है वो बच्चा नहीं, हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी दुल्हन बच्चे हैं। तो केवल कौन अनुसरण करता है? तो केवल ए नंबर अनुसरण करता है, और केवल ए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो 8 के लिए हमारा जो आंसर होगा, जो परफेक्ट आंसर, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने बजे से चलता है बाबू? ये 8 बजे से डिस्कशन चलती है। देखिए ध्यान से अगर देखोगे, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे आप स्पष्ट रूप से इसको देख सको, तो देखोगे कि सीरीज में कोई दम नहीं है, सीरीज बड़े ही आसानी से बनने वाले होते हैं, बशर्ते आप लेटर को नहीं देखो, आप डिजिट से प्लेस वैल्यू लो। तो देखिए जेड से डब्ल्यू यानी 26 से 23 होने के लिए -3 की कमी हो गई, और टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है तो फिर से -3 की कमी हो गई। एक क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है, यानी फिर से -3 की कमी हो गई। तो अगर हम 17 में 3 की कमी करते हैं तो 14 14 किसके लिए होता है? तो एन के लिए। अब देखोगे एन सभी में दे रखे हैं, तो 5 से 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ा 11, तो 11 में 2 अगर मैं जोड़ देता हूं तो 13 हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड प्लेस में सब में 2 जुट रहे हैं। तो यहाँ 15 दे रखा है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारी कट गई। अब दोनों में थर्ड प्लेस पे एक्स है, बस लास्ट प्लेस का अंतर है, तो लास्ट प्लेस को पकड़ लो। 25 से 23 से 25 होने के लिए 2 बढ़ गए, और 25 से 28 होने के लिए 3 बढ़ गए। अब देख लो यहाँ पे कितने? तो 4 बढ़ गए। तो पहले 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो 5 बढ़ेगा, तो 6 5 11 यानी के चाहिए। ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया, और ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारे लिए सबसे बेस्ट वाला आंसर हो गया। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन देखिए, तो अगर हम 11 को 121 और 121 और फिर जुट गए कितने? तो 31 41,
यानी 13 बार में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, देख लो 11 को अगर 13 बार में मल्टीप्लाई कर देना तो 13 एकम 13 का 3 हाथ में 1 बचा, 13 एकम 13 और 1 14, 143 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम 13 को 7 या 21 17 से मल्टीप्लाई कर दे तो 17 तिया 51 का 1 हो गया, हाथ में बच गए कितने 5, और 17 का 17, और 17 और 5 17 तिया 17 एकम 17, 18 19 20 21, 51 के 5, 17 का 17, 18 19 20 21 22। 13 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 या 21 का 1 हाथ में बचा 2, 7 एकम 7 2 9 हो गए, और 3 एकम 3 और 1 एकम 1 हो गया, तो 1 9 3 12 का 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 1 1 2, यानी 221 हो जाएगा। 17 को लिख रखा है 271। और भी कुछ किए हो क्या? तो 13 दहिया 130, 271। आगे चलते हैं। 17 को अगर हम 19 से, तो 9 तिया 27 नहीं, 17 को अगर हम करते हैं 7 या 21, 271 को अगर हम 13 से भाग देते हैं तो 13 दूना 26 होता है और 11 बच जाता है। 13 दूना 26 होता है और 11 बच जाता है। और कोई लाने का तरीका? 143 तो आ चुका है, प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर हम 11 का स्क्वायर कर देते हैं तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाता है, और 121 में 21 21 42 और 43 यानी 22 जोड़ना पड़ेगा। तो 2 1 3 और 2 2 4 और 1, यानी 11 को 2 से और गुना कर दिए तो 22। तो इसी तरह अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है, और 169 में कितना चाहिए मुझे? 271 से 169 चाहिए। 11 में से 9 गया, 2 बचे, 6 में से 6 गया, 0 बचे, और 2 में से 1 गया, 1। 13 छक्का 78, 13 7 91, 13 नवा 84, यानी 104, 9 चक्को 36, 9 तिया 27, और 9 का 9 2 11, 13 नंबर 17 हाथ से, 13 8 8 तिया 24 का 4 हाथ में 2, 4 8 का 8 2 10, 13 8 चलो 83। और क्या कर सकते हो भाई साहब? इसका आंसर कोई बताइएगा, इसका आंसर कितना है? देखिए तो इसका आंसर कोई हमें बताइए तो, क्योंकि 13 को अगर हम 17 से गुना कर रखे हैं तो 17 तिया 51 के 1 हाथ में 5 बच गए, और 17 का 17 5 22 हो गया। ये मेरे को 221 दे रहा है, 211 221, लेकिन यहाँ आ रहा है 271। एक जगह तो ब्रेकडाउन लग गया है। 11 का स्क्वायर करके और हमने 22 जोड़ा, तो 13 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 169 हो जाएगा। बाबू कोई आंसर बताइए तो, इसका आंसर कितना दिया? 77 दिया है। तो 77 अगर दिया है तो 7 का अगला जो प्राइम होगा 11 होगा, तो 11 सतहे 77 होगा। देखिए तब मिसप्रिंट होगा, तब यहाँ 221 होने चाहिए, यहाँ 271 नहीं होने चाहिए, यहाँ 221 होने चाहिए। अगर ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रखा है ना, तो यहाँ पे 271 नहीं होने चाहिए, यहाँ 221 होने चाहिए। तब बड़ा सिंपल लॉजिक जाएगा। 11 प्राइम नंबर है, अगला प्राइम नंबर 13 है, तो 13 से मल्टीप्लाई किया तो 143 हो गया। 13 प्राइम नंबर है, अगला प्राइम नंबर 17 है, तो 17 से मल्टीप्लाई किया तो 221 हो गए। इसी तरह 7 प्राइम नंबर है, 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 सतहे 77 हो गया। 13 गुने 17, तो
सत्या 21 का 1 हाथ में 2 बचा, 7 एकम 7 2 9 बच गए, 3 का 3 1 का 1 बचा, 1 9 3 12 का 2 1 1 2। यहाँ बाबू 221 ही होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है आपका 271। जब इसका आंसर 77 है ना तो वहाँ पे फिर 221 कीजिए, ये मिसप्रिंट है। कहता है 6 चचेरे भाई पी क्यू आर एस टी यू 2 4 2 6 लोग, जिनमें से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। पी की आयु केवल एक चचेरे भाई से अधिक है, तो कितने भाई हैं? तो 6 भाई हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कहता है ना कि पी की आयु केवल एक चचेरे भाई से अधिक है, यानी पी को 5 नंबर पे होना चाहिए। क्यू की आयु एस और पी की आयु से अधिक है, तो क्यू की जो आयु होगी वो एस की आयु और पी की आयु से अधिक होगी। अब कहता है लेकिन आर से अधिक नहीं, यानी क्यू की आयु एस और पी से तो अधिक है लेकिन आर से अधिक नहीं है। एस की आयु केवल पी की आयु से अधिक है। अब कहता है एस की आयु केवल पी की आयु से अधिक है। पी की आयु केवल एक चचेरे भाई की आयु से अधिक है, तो पी की आयु जब केवल एक चचेरे भाई की आयु से अधिक होगी, और फिर एक लाइन कह रहा है कि एस की आयु केवल पी की आयु से अधिक होगी, तो ये संभव है। एस की आयु अगर केवल पी की आयु से सही अधिक है तो मुझे एस को यहाँ रखना पड़ेगा, तो इसके नीचे तो 2 आ जाएंगे। थोड़ा इंग्लिश वर्जन चेक कर लूँ इसका। There are 6 cousins PQRSTU, each whom in the different age. P's age is more than only one Arch's brother. ठीक है। The age of Q is 3 and older than, but Q is 3 and older than P, but not older than R. S age is more than P's age. R is smaller in U. R is smaller in U. R U से छोटा है। 1 2 3 4 5 हो गए। इस वाले लाइन को बदलो बाबू। ये वाली लाइन जो दे रखी है ना कि S की आयु केवल P की आयु से अधिक है, यहाँ पे हो जाएगा P की आयु केवल S की आयु से अधिक है। इस लाइन को चेंज कीजिए तो P की आयु केवल S की आयु से अधिक है, तो P की आयु केवल S की आयु से अधिक होगा। अब P के ऊपर Q जाएगा, Q के ऊपर R जाएगा, R के ऊपर U जाएगा। और अब कहता है हमसे R U से छोटा है, तो सभी चचेरे भाइयों में कौन सबसे बड़ा है? तो बच गया बेचारा T। यही T जो है वो सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। एक कक्षा के सभी 24 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो एक कक्षा के सभी 24 विद्यार्थी हैं जो उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी टोटल नंबर स्टूडेंट जो हैं वो 24 है। अब कहता है नेहा दाएं सिरे से सर 8वें स्थान पे है। तो नेहा की बात करेंगे तो नेहा जो है वो दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है। अब कहता है जबकि अभिषेक बाएं सिरे से 20वें स्थान पे है। तो सोचने वाली बात है, जब 8 चेयर कैप्चर हो गया और टोटल 24 ही चेयर लगे हुए हैं, तो 24 में से 8 गया, बच गए कितने? तो 16। ठीक है, इसका मतलब है कि नेहा के बाद इधर शेष 16 लोग ही बैठ सकते हैं। और जबकि हम देख रहे हैं कि कहता अभिषेक बाएं सिरे से 20वां है, तो ये 16 हो गया, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20। अभिषेक जो है वो बाएं छोर से कितने स्थान पे है? तो 20वें स्थान पे है, ये अभिषेक है। ठीक है, अब कहता है हमसे नेहा और अभिषेक के बीच कितने बच्चे खड़े हैं? तो नेहा और अभिषेक के बीच बाबू 2 बच्चे खड़े हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर होगा। तो आंसर हम लोग क्या लगा लेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे। देखिए तो क्या है हमारे पास 87,
76, 67, 60, 55. नेक्स्ट वन इज व्हाट? 55 में अगर हम +5 कर दे तो 60 हो जाएगा, और +7 कर दे तो 67 हो जाएगा, और अब अगर +9 कर दे तो 76 हो जाएगा, और अब अगर +9 के बाद 11 कर दे, 76 10 86 1 87, 11 9 7 5, इसका मतलब है कि अगला जो प्राइम नंबर गया वो 3 गया। तो 55 में से 3 की कमी कर लो, तो 55 में से 3 की कमी करोगे तो 52 हो जाएंगे, 51। 51 किस में दे रखा? 52 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से देख रहा है। नहीं, थोड़ा सा हम्म, देखिए, $5 अब क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। यदि पहला घटक एक प्रतीक, तो पहला घटक प्रतीक नहीं है, छोड़ दो। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है ना, 5 विषम संख्या, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो पहले और अंतिम घटकों को कॉपीराइट के रूप में कोडवर्ड करना है। तो दोनों को किसके रूप में? तो कॉपीराइट के रूप में कोडवर्ड करना है। दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हो, तो बिल्कुल नहीं है। अब उतार दो। @ के लिए क्या चाहिए? तो टी चाहिए। डॉलर के लिए क्या चाहिए? तो एम चाहिए। और एरो के लिए क्या चाहिए? तो एल चाहिए। यानी दोनों साइड कॉपीराइट चाहिए, और उसके बाद TML चाहिए। तो TML ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए सबसे बेस्ट वाला आंसर होगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी चला गया। RRB LP टेक्नीशियन 2023 और 24 के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग लाइव क्लासेस होगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, रेगुलर क्लासेस होगी। इसकी फी ऑनलाइन मात्र 299 है। ये 19 जनवरी 2024 से बैच स्टार्ट हुई है, सुबह में 10 से 11 चलती है। तो जो भी बच्चे इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस सीखना चाहते हैं वो आशीष सर को ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से आप बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग को सीख सकते हैं। देखिए, ज्योति मॉल से निकलती है और पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है। तो ज्योति मॉल से निकलती है और पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है। फिर वो बाईं ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो बाईं ओर मुड़ कर के वो 8 किलोमीटर ड्राइव करती है। वहाँ से बाईं ओर मुड़ कर के 24 किलोमीटर ड्राइव करती है। यहाँ से वो बाईं ओर जाती है और टोटल चलती है 24 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब फिर वो बाईं ओर मुड़ कर के 6 किलोमीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ कर के यहाँ से 6 किलोमीटर चलती है, और फिर बाईं ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है, और फिर बाईं ओर मुड़ कर के वो 6 किलोमीटर चलती है और अपने घर पहुंच जाती है। अब पूछता है कि उसके घर के सापेक्ष में मॉल किस दिशा में है। तो इसके घर के सापेक्ष से अगर हम उत्तर में जाएंगे तो मॉल नहीं मिलेगा। इसके घर के सापेक्ष में अगर पश्चिम में आएंगे तो मॉल नहीं मिलेगा। यानी हमको उत्तर और पश्चिम के बीच में जाना पड़ेगा। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ वेस्ट। देखिए, 14 है, 26 है, 18 है। 14 दूना 28 -8, तो 26 दूना 42, और 26 दूना 52, तो 12। यहाँ 4 है तो 8, 6 है तो 12, तो 18 दूना 36, और 36 में अगर 16 माइनस करेंगे तो 30, 8 दूना 16। देखिए, तो अगर हम 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 दूना कितने हो जाएंगे? 28, और यूनिट प्लेस को पकड़ ले 4 को, और इसको दुगना कर दे तो 4 दूना हो जाएंगे 8, 14 दूना 28, और 4 दूना 8। अगर 28 में से 8 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 20 मिलने को तैयार है। सेम तरीका देख लो, अगर हम 26 को 2 से गुना करते हैं तो 26 दूना कितने हो जाएंगे? तो 52 हो जाएंगे, 52। अब यूनिट प्लेस को पकड़ लिए, यानी 6 को पकड़ लिए, और 6 को 2 से गुना कर दिए तो 6 दूना कितने मिल गए? 12 मिल गए। 6 दूना 12, 2 में से 2 गया 4, 40 हो जाने चाहिए।
जबकि यहाँ 14 घटा है। कोई और लॉजिक लेना पड़ेगा, कोई और लॉजिक लेना पड़ेगा। 14 7 21 माइनस 1 तो 26 और 13 39 माइनस 1 तो 18 9 27 माइनस 1। ठीक है, देखिए क्या किया, 14 को पकड़ा प्लस 14/2 कर दिया तो 14 7 21 हो गए, और माइनस 1 कर दिया तो 20 हो गए। अब किसको, तो 26 को पकड़ा प्लस 26/2 कर दिया तो ये 39 हो गए, अब माइनस 1 कर दिया गया तो 38 हो गए। अगर इसी तरह से हम 18 में 18/2 कर दें तो 18 और 9 जोड़ दे तो 27 हो जाएगा, और 27 में 1 की कमी कर दें तो 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट वाला आंसर हो जाएगा। तो आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए तो किसका चाहिए, उसी कूट भाषा में हाई को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखो हाई हमारा यहाँ है, हाई को इज जानता है, तो इज यहाँ भी दिख रहा है और इज यहाँ भी दिख रहा है, यानी पहले और लास्ट में भी यू कॉमन दिख रहा है, क्रॉस कर दो। अब देखो TEM, टेम्परेचर मेरा यहाँ भी दिख रहा है और टेम्परेचर मेरा यहाँ भी दिख रहा है, तो दोनों में देख लो क्या कॉमन दिख रहा है, तो आर यू कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब हाई के लिए क्या हो गया, तो TU हो गया। TU हमारा ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। देखिए तो डी है, H10 है, P18, देखो मिल गया। 8 में अगर हम 2 जोड़ दे तो 10 होगा, और 16 में 2 जोड़ दे, बड़ा कर देता हूं जिससे आपको भी स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। देख लो यहां बड़ा कर दिया हमने। 8 में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो 10 होगा, और 16 में 2 को ऐड करते हैं तो 18 होगा। तो 4 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, और 12 में 2 को ऐड करेंगे तो 14 होगा। यानी पहले डाइस में हमको 6 चाहिए, दूसरे डाइस में हमको 14 चाहिए। 6 और 14, 6 और 14 एक ही जगह मुझे दिख रहे हैं, तो जो एक जगह मुझे 6 और 14 दिख रहे हैं उसी को आंसर लगा लीजिए, काम खत्म हो गया, और कुछ करना नहीं है। तो देख लो 8 + 2 10, और 16 + 2 18, तो 12 + 2 अगर कर दे तो 14 हो जाएगा, और 4 + 2 कर दे तो 6 हो जाएगा। यानी पहले खाने में 6 और दूसरे खाना में 14 चाहिए, बस यहीं पे दिख रहा है। अब बोलोगे सर अंतिम वाला कैसे, तो देखिए 4 4 8, 4 तिहाई 12, 4 चक्को 16, तो 4 पचे 20, यानी टी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यही हमारे लिए परफेक्ट आंसर हो गया। देखिए तो क्या है मेरे पास, ठीक है, इसको क्या लिखता है, OJGNQ लिख रखा है। ठीक है, अच्छा देखो तो 9 6 15, 9 + 6 15, 4 + 6 10, 1 + 6 7, 8 + 6 14, और 11 + 6 17, यानी टोटल फंक्शन में 6 इंटर क्रॉस करवा दिया। INLET, 20 और 6 26, 6 5 11, 12 6 18, 14 और 6 20, 9 6 15। ZKRTO निकाल लो, ZKRTO ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी चला गया। शब्दकोश के अनुसार तो देखिए MA को पहले चयन करेंगे, तो MAN यहाँ भी, MAN यहाँ भी, और MAN यहाँ भी। तो पहले I आएगा उसके बाद K आएगा, कि पहले K आएगा, तो नहीं पहले I आएगा। तो I के बाद F कॉमन है, I के बाद F कॉमन है, E है और O है,
तो पहले 2 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर आएगा और फिर 1 नंबर आएगा, यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। 9 6 15 माइनस 5, 7 1 8 माइनस 6, नहीं, 7 3 10, 6 16, 10 4 14, 2 16, 9 1 10, 6 16 आंसर हो गया। देखो जब इन तीनों का जोड़ ले तो वो 10 मिला, ठीक है, 6 7 3 10, 10 6 16, 16 मिला। इसी तरह 10 + 2 12 और 12 और 4 जोड़ दे तो फिर से 16 मिला। इसका मतलब यहां भी मुझे 16 चाहिए। तो 9 1 10 मिल चुका है, कितने और चाहिए? तो 6 चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी चाहिए। एलपी टेक्नीशियन के लिए फीटर ट्रेड और इंजीनियरिंग ड्राइंग 22 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुई है। फी है मात्र 499 रुपये। एलपी टेक्नीशियन के लिए मैकेनिक्स ट्रेड और ईडी ये भी स्टार्ट हुई है आपकी 29 जनवरी से। इसकी भी फी मात्र है 499 रुपये। ट्रैक्टर मशीन और ईडी के लिए आपकी बैच स्टार्ट हुई है 6 फरवरी से और इसकी भी फी है मात्र 499। और डीजल मैकेनिक और ईडी के लिए 22 जनवरी से बैच स्टार्ट हुई है, इसकी भी फी है मात्र 499। यानी सर के द्वारा ही ये चारों बैच डिज़ाइन किए गए हैं। तो अपने इंटरेस्ट के अनुसार जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। अनुज कुमार जी, मेरा फाउंडेशन बैच बाबू 16 तारीख से किसान कोल्ड स्टोरेज में स्टार्ट हो रहा है, शाम को 4 से 5 ऑफलाइन बैच। ऑनलाइन बैच फाउंडेशन जो है अभी पिछले महीने जस्ट स्टार्ट हुई है। एल हो गए। अच्छा, जी जो इधर से है वो जी इधर से जाएगा और सी इधर से हो जाएगा। अब देखो ये वाली जो फिगर है ना, ये वाली फिगर इधर से ऐसे आएगी और ये वाली फिगर यहाँ से ऐसे आकर के ऐसे हो जाएगी। हमें ये वाली फिगर देखनी है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी तो कट गया, ऑप्शन नंबर सी कट गया, ए और डी में दोनों में कॉमन दे रखा है। तो इस कंडीशन में हम लोग ऑप्शन नंबर ए का चयन करेंगे। ए और डी दोनों में सेम दे रखा है, इसके लिए हम लोग ए का चयन करेंगे। देखिए एम की रैंक बी की रैंक से ऊपर है, तो पहला डाटा कहता है एम की रैंक बी की रैंक से कहाँ है? ऊपर है, जिसकी रैंक एस के रैंक के बराबर है। यानी एम की रैंक जो है वो एस के रैंक के बराबर है, पहला डाटा। बी की रैंक एफ की रैंक से ऊपर है, तो दूसरे डाटा के अनुसार बी की रैंक जो है वो एफ की रैंक से ऊपर है। और तीसरा डाटा कहता है कि एस की रैंक क्यू के रैंक से ऊपर नहीं है, एस की रैंक क्यू के रैंक से ऊपर नहीं है, जिसकी रैंक एम के रैंक के नीचे है। यानी कि एस की रैंक जो होगी वो एम की रैंक से नीचे होगी। यानी पहले के अनुसार जो कह दिया, अब इस सबको अगर हम मिलाते, अच्छा चौथा भी कहा है, एम की रैंक एफ की रैंक से ऊपर है, जिसकी रैंक टी की रैंक से नीचे है। तो एम की रैंक एफ की रैंक से ऊपर है, तो एफ तो नीचे आ जाएगा बी के। अब कहता है जिसकी रैंक टी की रैंक से ऊपर है, जिसकी रैंक टी की रैंक से नीचे है, यानी एम की रैंक जो है वो टी से नीचे है। अब बात रही सिर्फ एम और एस की, तो पहले ने कहा था कि जब जिसकी रैंक एस की रैंक के बराबर है, और नीचे कह रहा है कि एस की रैंक क्यू की रैंक से ऊपर नहीं है, जिसकी रैंक एम के रैंक से नीचे है। यानी एस की रैंक एम से नीचे है, तो या तो बराबर है या तो नीचे है, दो कंडीशन इसके लिए बनते हैं। अब कहता है निष्कर्ष निकालो, तो क्यू की रैंक टी से ऊपर है। अब देखिए क्यू को तो हमेशा एस के नीचे नहीं रहना है, तो हम क्यू के रैंक का कंफर्मेशन ले नहीं सकते। क्यू की रैंक टी के रैंक के बराबर है, तो क्यू और टी बराबर है ये भी नहीं ले सकते। एम की रैंक एफ की रैंक से ऊपर है, हम ये श्योर कह सकते हैं कि एम की रैंक जो है वो एफ की रैंक से ऊपर है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट वाला आंसर होगा। देखिए तीन अलग अलग चौराहे पर यातायात सेकंड क्रमशः 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड। 45 सेकंड,
75 सेकंड और 90 सेकंड। काट दो। 15 × 3 = 45 हो गए, 15 × 5 = 75 हो गए, 15 × 6 = 90 हो गए। फिर काट दो। 3 × 1 = 3 हो गए और 3 × 2 = 6 हो गए। 15 × 3 = 45, 2 × 90, 9 × 5 = 45, यानी 450 सेकंड पे बचती है। 450 सेकंड का मतलब हो गया 6 × 5 = 35, 6 × 7 = 42, यानी 7 मिनट और 30 सेकंड। 7 मिनट 30 सेकंड के बाद फिर से घड़ियां बजेगी। तो पहली बार बजी है कितने पे, तो 9:30 में। अब बजेगी 9:37 30 AM में, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये था आज का डिस्कशन। आज की सभा हमारी यहीं बर्खास्त की जाती है। कल हमारी फिर से मुलाकात होगी नए टेस्ट के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बच्चों को गुड नाइट।
हम लोग इससे पहले जनरेटर के बारे में बात कर रहे थे, देख लीजिए यहां पर जनरेटर की बात कर रहे थे। आप सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से सेशन को लाइक करिए और जुड़ जाइए। मेरी आवाज जा रही होगी तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हमारा होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये जनरेटर होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यौगिक की आपसे बात कही गई है। सब यौगिक आपके सामने है। यौगिक हम उसको कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व शामिल होते हैं। देख लीजिए आपके ये यौगिक है और समान समजातीय श्रेणी से संबंधित हमारा नहीं है, वो पूछ रहा है। अब आप किसी को भी ले सकते हैं। अगर मैं यहां पे अल्केन को माना है तो आप अल्कीन मान लीजिए, अल्काइन मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अल्केन की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, यहां पर क्या करेंगे, अगर एन का मान अगर हम 1 पुट करते हैं, अगर n का मान अगर 1 पुट करते हैं तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये हमारा CH कितना आएगा, तो कहेंगे हमारा यहां पर अगर n का मान अगर 1 पुट करेंगे तो ये हमारा CH4 हो जाएगा। n का मान अगर 2 पुट करोगे इस फॉर्मूला में, ये जो दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यहां पर C2H6 हो जाएगा। अगर n का मान तुम 3 पुट करोगे तो ये क्या होगा, तो एक कार्बन और बढ़ेगा, 2 हाइड्रोजन हमारा बढ़ेगा, C3H8 हो जाएगा। n का मान अगर 4 पुट करोगे तो ये कितना होगा, तो कहेंगे यहां पर C4 और H10 होगा। n का मान अगर 5 पुट करोगे तो ये क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर C5 और H12 होगा। और इसी तरह से n का मान आप बढ़ाते जाओ और इस फॉर्मूला में आपको दिखते जाएगा कि अगर यहां पर ऐसा करें तो ये C6 हमारा होगा और H14 होगा। अब यहां पर समजातीय श्रेणी की अगर बात करते हैं तो इससे और इसमें कितने का अंतर है, तो देखिए एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, यहां 2 कार्बन, तो एक कार्बन का अंतर, 2 हाइड्रोजन का यहां पर अंतर, इसका मतलब है कि CH2 का यहां पर अंतर हुआ। इसी तरीके से आप इसको देखिए कितने का अंतर है, तो कहेंगे यहां भी CH2 का अंतर है, एक कार्बन ज्यादा, 2 हाइड्रोजन ज्यादा। यहां भी देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर CH2 का, फिर यहां भी अगर आप देखिएगा तो यहां भी कितना, तो कहेंगे यहां पर भी CH2, फिर यहां भी अगर देखेंगे तो यहां भी आपका क्या होता है, CH2। अब देखिए अगर CH2 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 अगर हमारा हर एक जगह अगर आ रहा है, इसका मतलब ये समान समजातीय श्रेणी को ये रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई, तो ये समजातीय श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को ध्यान रखना, ये समजातीय श्रेणी की हम बात करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, ये समजातीय श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है। आप देख लीजिए यहां पर C4 के बाद क्या है, तो कहेंगे C5 है, C3 हमारा है, तो C3 के साथ कितना, तो कहेंगे C3 हमारा कितना है यहां पर, तो इस फॉर्मूला पे बैठा हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला दूसरा भी हम बैठा करके देख सकते हैं। देखिए C4H8 की बात करते हैं, इसमें C4H8 है हमारा, नहीं है, इसका मतलब इस पर चूज नहीं किया गया। तो अल्कीन की हम बात करते हैं, यहां पर हम दूसरा चूज करके देखते हैं, यहां पर अल्कीन की बात करते हैं। अल्कीन का केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। इस पर बैठा के देखिए, अगर n का मान 1 रखोगे तो ये क्या मिलेगा मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर CH2 मिलता है। अगर n का मान अगर तुम पुट 2 कर दोगे तो यहां पर हमारा कितना, कहेंगे C2 और H हमारा कितना होगा, तो कहेंगे यहां पर C2H4 हमारा हो जाएगा। और अगर n का मान यहां पर अगर 3 पुट कर देते हैं तो ये हमारा C3 कितना होगा, तो कहेंगे H6 हो जाएगा। n का मान अगर हम लोग यहां पर 4 पुट करते तो ये C4H8 हो जाएगा। अगर n का मान यहां पर अगर हम 5 पुट कर देते हैं तो ये C5 यहां पर H10 हमारा हो जाएगा। मेरे दोस्त आपको मैंने बोला कि आप अल्केन ले लीजिए, कि आप अल्कीन ले लीजिए, कि अल्काइन ले लीजिए, अगर सभी में समान समजातीय श्रेणी की अगर हम बात करते हैं इसमें कितने का अंतर है, तो कहेंगे सर CH2 का अंतर है। कितने का अंतर है, देखिए यहां भी CH2 का अंतर है, कितने का अंतर है, तो CH2 का अंतर है, कितने का अंतर है, तो CH2 का अंतर है। इसका मतलब अगर CH2 का अंतर है, इसका मतलब ये भी समान समजातीय श्रेणी को दिखाता है। ये भी किसको दिखाएगा, तो कहेंगे समान समजातीय श्रेणी, ये भी हमारा कहलाएगा। अगर अंतर में डिफरेंस होता तो वैसी परिस्थिति में हम कहते हैं समान समजातीय श्रेणी हमारा नहीं शो करता। आप अल्काइन में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको देखते हैं तो C5H10 C5H10 C4H8 C4H8, उसके बाद देखिए C3H6 C3H6, आप यहां पर गौर से देखिएगा ये समान समजातीय श्रेणी को दिखा रहा है। लेकिन C6 के साथ अगर हम लोग यहां पर जाएंगे तो हमारे पास क्या बन करके आ जाएगा, कहेंगे यहां पर अगर आप 6 पुट करके देखते हैं तो C6 अगर पुट करिएगा इस फॉर्मूला में तो यहां पर H का मतलब कितना होता है, 12 होगा। यहां पर 11 दे रखा है जो कि गलत हो गया, ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। बाद बाकी और सब देखो यहां पर है CH2 का अंतर है, इसका मतलब समान समजातीय श्रेणी में हमारा आता है। ठीक है,
का भी साइंस का भी क्लास लीजिए ना। काजल जी बिल्कुल आपकी क्लासेस लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। कुछ क्लासेस यहां भी है, इसको भी कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज करंट और यहां पर रेजिस्टेंस के बीच में हमारा गलत संबंध को चूज करना है। मेरे दोस्त हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम ओम्स लॉ की बात करते हैं, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, इसके लिए कंडीशंस है। ओम्स लॉ का क्या कंडीशंस होगा, तो याद रखना कंडीशंस ये है मेरे भाई कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो विभव समानुपाती करंट का होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहीं से समानुपाती जब हटता है तो यहां पर रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट टर्म के रूप में होता है, और ये V इक्वल टू आर आई होता है। अब आपके सामने V इक्वल टू आर आई है, तो ध्यान रखेंगे V इक्वल टू आर आई पहला हमारा मैच कर रहा है, और R इक्वल टू अगर निकालेंगे तो V अपन में I, ये भी हमारा सही है, और I इक्वल टू V बाय R भी हमारा सही है। लेकिन V इक्वल टू R बाय I नहीं होगा, ये गलत है, आंसर करेंगे यही। कौन सा रिलेशन हमारा गलत था, तो ये रिलेशन हमारा गलत है। इससे इजी और क्या हो सकता है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की हम बात करते हैं, अगर आप एएलपी की तैयारी करते हैं, टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं, और आपको पता है कि बेसिक साइंस के क्वेश्चंस हर एक जगह से, इस बार आपके एग्जाम्स में एएलपी में 50 क्वेश्चंस आपके आने हैं, जिसमें से खास करके फिजिक्स का खासा वेटेज है, और साथ ही साथ ड्राइंग के क्वेश्चंस को भी बढ़ा दिया गया है। और हम आपको इसमें बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, अच्छे क्वालिटी के साथ हम आपको इसमें पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको आना चाहिए, अगर आपको लगता है कि ड्राइंग हमको आना चाहिए अच्छी तरीके से, हमारे दिमाग में घुसता है, तो आप यहां पर मेरे बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें बहुत ही बेसिक लेवल से हम आपको पढ़ाएंगे, और इतने बढ़िया से पढ़ाएंगे, कोई किताबी भाषा नहीं, एकदम अपने लैंग्वेज में हम आपको सिखाने का कोशिश करेंगे, और मजा आ जाएगा, आपको आ जाएगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से अगर जुड़ना है, और आप एएलपी की तैयारी करते हैं, तो आप जरूर जुड़िएगा। लेकिन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ही ये क्लासेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, और इस क्लास से आप जुड़ जाइएगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और आपको रेगुलर क्लासेस यहां से आपको दी जाती है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे दोस्त, यहां से जुड़िएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए, डेली साइंस की क्लासेस प्रोवाइड किए ना, बिल्कुल कल से नहीं तो परसों से आपका मॉर्निंग में हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोगों के लिए मॉर्निंग में क्लासेस चलेगी साइंस की भी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धारावाही सीधे चालक की बात कर रहा है, यानी धारावाही बोल दिया, इसका मतलब चालक भी बोल दिया। एक कंडक्टर है, एक तार है, उसको कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं। अब इसमें सीधे करंट का फ्लोर हमारा ऊपर की ओर, तो हम लोग मैक्सवेल रूल जानते हैं। कौन से रूल की हम बात करते हैं मेरे भाई, तो हम लोग यहां पर मैक्सवेल रूल की बात करते हैं। और ध्यान रखना, ये जो मैक्सवेल रूल होता है, इससे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मैक्सवेल रूल पढ़ते हैं। अब यहां पर जो मैक्सवेल रूल हमारा होता है, इसको राइट हैंड रूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये कैसा रूल है, तो कहेंगे इसको हम लोग राइट हैंड रूल के नाम से भी जानते हैं। हम अपना दायां हाथ लेंगे, ये अंगूठा हमारा करंट के डायरेक्शन में जाएगा, और ऐसे हम घुमाते हैं। और ऐसे भी अगर गौर से देखिएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ऐसे घूमेगा तो हर एक जगह ये वाला करंट है और ये चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा। इसका मतलब है मेरे भाई, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र हमारा डेवलप होगा, और चुंबकीय क्षेत्र हमारा कुछ ऐसा होगा। लेकिन ऐसे करेंगे, अंगूठा ऊपर अंगूठा नीचे, तो ऐसे करेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र, ये करंट हो गया, दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गया कि आपको यह पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो सदैव कैसी होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी, तो ध्यान रखेंगे। देखो यहां पर ये करंट के परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा क्या, तो करंट है, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो आप यहां पर कहोगे कि धारा की दिशा की कैसी होगी, तो कहेंगे लंबवत होगा, और इस तरह से रोटेट करेंगे तो वो हमारा लंबवत रोटेट करेगा। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारा मैक्सवेल रूल बताता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो धारा की दिशा के क्या होगा, तो लंबवत होगा, 90 डिग्री पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जलीय जीवों की श्वसन दर जो होता है स्थलीय जीवों से क्या होती है, तेज होती है। मछली वगैरह देखिएगा छटपट 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 जल्दी जल्दी सांस लेता है, क्योंकि वो क्या करता है, पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से सांस लेता है, और पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है वो बहुत कम मात्रा में उसको मिलता है, इसलिए बार बार श्वसन की क्रिया वो गलफरा से करता है, क्योंकि उसको घुले हुए ऑक्सीजन बहुत कम मिलते हैं। हम लोगों को तो पूरा ऑक्सीजन है, आराम से सांस लेते हैं। इसलिए बोला गया
कि जलीय जीव की बात करते हैं, जरूरी नहीं कि मछली, जो भी जलीय जीव है उसकी जो श्वसन दर होती है स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में क्या होता है, बहुत तेज होती है, क्योंकि उनको जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना मिल नहीं पाता, वो चूंकि घुले हुए ऑक्सीजन से ही सांस लेता है। तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण, यानी आप ये कह सकते हैं मेरे भाई कि अगर हम लोग जल की बात करते हैं तो उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण वो क्या करेगा, तो जल्दी जल्दी सांस लेता है, क्योंकि पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से ही वो सांस लेता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो अगर मेंडलीव की अगर हम बात करते हैं, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में एलिमेंट को उन्होंने सजाया था। और मेंडलीव की अगर हम बात करते हैं तो 7 आवर्त और कितने, तो कहेंगे हमारे इसमें 18 ग्रुप उन्होंने सुनिश्चित किया था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित, ये सही है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कह दिया गया, जो हमारा वर्टिकल कॉलम होता है उसको समूह यानी कि ग्रुप कह दिया, ये भी सही है हमारा। और क्षैतिज पंक्ति जिसको हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं वो हमारा क्या होगा, तो कहेंगे पीरियड्स कह दिया इसको, ये भी हमारा सही है। और तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते, जो कि गलत है। परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते, वो कौन बोला था, मोसले साहब बोले थे, ध्यान रखेंगे। और हमारा जो पेरियोडिक टेबल सजा हुआ है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पे ही सजा हुआ है, ध्यान रखेंगे। लेकिन मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बताया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। परमाणु क्रमांक था इसलिए गलत हो जाएगा, और गलते को चूज करना था आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका है कि टी कैपिटल टी स्मॉल डी टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू जीन प्रारूप वाले पौधे, जीन प्रारूप वाले पौधे द्वारा निर्मित हमारा स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू के युग्मक का प्रतिशत कितना होगा? मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था किसने, तो मेंडल की हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, मेंडल की। और इसको अनुवांशिकी का पिता भी हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं यहां पर, अनुवांशिकी का पिता भी कहते हैं। यह अनुवांशिकी का पिता होता है जिसको हम लोग मेंडल के नाम से जानते हैं। और इनको ये मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। मटर के पौधे की अगर हम बात करते हैं, इसी मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये मटर के पौधे पर ही एक्सपेरिमेंट किया था, कौन, तो कहेंगे मेंडल साहब ने। इन्होंने क्या किया, तो कुछ लंबा पौधा लिया मटर का, कुछ बौना लिया, दोनों को क्रॉस करा दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, ऐसी स्थिति में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मान लेते हैं इसमें क्या हुआ, तो कहेंगे यहां पर हम बात करते हैं, इसमें दो चीजें निकल करके आए। सबसे पहला चीज हमारा क्या होता समझते हैं। सबसे पहला चीज, दो लंबा पौधा लिया और दो बौना पौधा लिया। अब इन दोनों में क्रॉस करा, इसका गैमीट तोड़ दीजिए। आप गैमीट में तोड़ेंगे तो एक कैपिटल टी, दूसरा भी कैपिटल टी। इसको अगर तोड़िएगा तो ये भी क्या होगा मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर कैपिटल स्मॉल टी होगा। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे गैमीट में टूटेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, तो इसको क्रॉस कराते हैं। जब क्रॉस कराते हैं तो इसको इसके साथ और इसी को इसके साथ, आपके पास क्या फॉर्म करेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर क्या फॉर्म करेगा, तो कहेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके अलावे भी आप यहां पर क्या कराते हैं, क्रॉस करा रहे हैं। इसको अगर आप इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको इसके साथ कराइएगा तो फिर आपका क्या होगा, कहेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। यानी आप देख पा रहे होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा निकल करके आया। उसके बाद उन्होंने क्या किया मेरे भाई, ये तो हमारा इसमें रिएक्शंस हमारा करा दिया गया, लेकिन यहां पर क्वेश्चंस आपसे बोला है कि कैपिटल टी स्मॉल टी और डब्ल्यू इसमें आपको कराना है, इन दोनों में आपको कराना है। इसका मतलब है कि एक हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर कैपिटल टी, दूसरा भी कैपिटल टी, और उसके बाद हमारा क्या, तो कैपिटल डब्ल्यू नहीं, एक कैपिटल टी, दूसरा हमारा स्मॉल टी, दूसरा हमारा कैपिटल डब्ल्यू और तीसरा हमारा स्मॉल डब्ल्यू है। इसके बीच में इसको भी गैमेट में आप तोड़ दीजिए। अगर इसमें भी गैमेट को तोड़ेंगे तो यहां देखिए कैपिटल टी जो होता है वो हमारा क्या होता है, कहेंगे स्मॉल टी को दबा देता है, तो कहेंगे कैपिटल टी के हिसाब से अगर कैपिटल टी तो वो लंबा पौधा के बारे में बात करेगा। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखते हैं एक हमारा क्या, तो कहेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो आप कहेंगे इसको क्या करेंगे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में गैमेट को तोड़ दीजिए। इसको भी आप यहां पे तोड़ सकते हैं, कैपिटल टी और ये डब्ल्यू है और ये स्मॉल डब्ल्यू है। सेम वही काम यहां पे जो किए वही काम यहां भी करना है। आप यहां पर भी क्या करिए, तो इसको इसके साथ कर दीजिए और इसको जो है इसके साथ कर दीजिए। क्या होगा मेरे भाई, तो कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू, फिर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू हो गया। इसके बाद क्या करना है, तो इसको इसके साथ कर दीजिए,
इसके बाद इसको इसके साथ कर दीजिए तो आप कहेंगे स्मॉल w कैपिटल W, स्मॉल t कैपिटल W, और इसको इसके साथ अगर कर देते हैं स्मॉल t आपका स्मॉल w हो जाएगा। अब यहां पर आप गौर से देखिए, आपसे बोला गया है कि जो tw हमारा प्राप्त हो रहा है, जो tw हमारा प्राप्त हो रहा है वो कितने परसेंट का हमारा होगा, तो कहेंगे 25% का हमारा होगा। कितने परसेंट का होगा, तो कहेंगे 25% का हमारा होगा। ध्यान रखेंगे ये 25 ये 25 ये 25 ये 25 सभी बराबर हो जाएंगे तो 25% हमारा, कोई भी रिलेशन हमारा 25% ही होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और बोला गया है मेरे भाई यहां पर कि कार्बन यौगिक कि किसी भी समजातीय श्रेणी का कौन सा गुण बढ़ते कर आणविक द्रव्यमान के साथ क्रमबद्धता को प्रदर्शित नहीं करता है। तो एक बात जान लीजिए, समजातीय श्रेणी का अगर आपसे बोलेगा कि आणविक द्रव्यमान के क्रमबद्धता को, बढ़ते हुए आणविक द्रव्यमान की क्रमबद्धता को अगर यहां पर दर्शाता है तो वह कौन होगा, तो कहेंगे वो हमारा भौतिक, यहां पर कहेंगे भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे मेरे भाई, तो भौतिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ यही दर्शाता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन हमारा नहीं दर्शाता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन हमारा नहीं दर्शाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, केवल भौतिक परिवर्तन दर्शाता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं दर्शाता है। अब देखिए दहन की जब बात करते हैं, कोई भी चीज जल जाता है तो फिर दोबारा बन नहीं सकता है, इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है, कहेंगे यहां पर ये रासायनिक परिवर्तन को दिखा रहा है। और अगर ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा तो इसके लिए हम कहेंगे गलत होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहां पर समजातीय श्रेणी में बढ़ते हुए आणविक द्रव्यमान के साथ क्रमबद्धता को नहीं दिखाता है, क्योंकि ये हमारा नहीं दिखाता है। बाद में गलनांक और क्वथनांक दोनों बढ़ जाता है और ये दोनों के दोनों क्या होते थे, इस स्थिति में बढ़ जाएंगे। और दोनों अगर बढ़ जाता है तो हमारा ये दोनों भौतिक परिवर्तन में आता है। ये किस में आएगा, तो कहेंगे ये दोनों के दोनों हमारे भौतिक परिवर्तन में आता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां पर रासायनिक परिवर्तन इसमें हमारा नहीं होता है, कहेंगे दहन हमारा नहीं होगा। आंसर करेंगे यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या निश्चित तौर पर एक समचतुर्भुज की विशेषता नहीं है। ये तो मेरा क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, ये आपका कहां से आ गया। इसमें टंगस्टन की बात करते हैं, मैग्नीज की बात करते हैं, कठोर रबर की बात करते हैं, और इसमें कंप्लीटली बोल दिया कि समान बीमाओं वाले, यानी कहने का मतलब लंबाई हो गया, मटेरियल हो, लंबाई हो गया, एरिया हो गया, ये सब एक समान है। मटेरियल के बारे में चर्चा नहीं किया। समान बीमा कहने का मतलब हो गया लंबाई समान होगा। समान बीमा कहने का मतलब है कि लंबाई समान होगा या उसके डायमीटर क्या होंगे तो समान होंगे, यानी कि ये सब इसका समान, डायमीटर समान तो एरिया भी समान होगा। अब कह रहा 3 गो तार इनमें से क्या होगा। हम सभी लोग जानते हैं जो टंगस्टन का तार होता है उसका गलनांक बिंदु बहुत ज्यादा होता है, और गलनांक बिंदु ज्यादा होता है इसका मतलब उसका प्रतिरोध कैसा होगा, कहेंगे हमारा निम्न होता है, उससे करंट हमारा आसानी से पास करता है। यही हमारे आंसर्स यहां पर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। सब कुछ को समान रखते हुए टंगस्टन का प्रतिरोध कम होता है। निम्न में से उपास्थि मौजूद किसमें नहीं है, तो उपास्थि किसको कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, यहां पर उपास्थि की बात कही गई है। यदि हम यहां पर उपास्थि की अगर हम बात करते हैं, यदि हम यहां पर उपास्थि की यदि बात करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर कार्टिलेज है। और ध्यान रखना मेरे दोस्त, जो कार्टिलेज होता है याद रखना ये लचीला होता है। ये कैसा होता है, कहेंगे यहां पर लचीला होता है। और दूसरी बात याद रखना, ये कैसी उत्तक होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। तो याद रखना ये संयोजी उत्तक कहलाता है। ये कैसा उत्तक है मेरे भाई, तो ये हमारा संयोजी उत्तक कहलाता है। तो संयोजी उत्तक और भी होते हैं, लेकिन हमारा ये कार्टिलेज भी है। जैसे कान है, कान लचीला होता है, इसका मतलब ये हमारा उपास्थि से बना हुआ है, तो कान तो हो जाएगा इसी से। और कान के बाहरी भाग को पीना कहते हैं। अगला हमारा कंठ की बात करते हैं, तो हमारा जो कंठ होता है मेरे दोस्त, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे करके देखिएगा तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला ट्रैकिया हमारा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा ट्रैकिया होता है। तो इसी में कंठ के पास में भी रिंग लाइक हमारा ये स्ट्रक्चर होता है, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। ये किसका बना होगा, तो कहेंगे ये भी कार्टिलेज का बना होता है। ये रिंग लाइक हमारा संरचना होता है, ये रिंग के जैसा हमारा होता है, कार्टिलेज का ही बना होता है, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा नाक की बात करते हैं। नाक भी देखिए इधर उधर मोड़ रहे तो मुड़ जा रहा है, इसका मतलब ये भी उपास्थि का बना हुआ है। ये भी उपास्थि है, ये भी उपास्थि है। लेकिन किडनी की अगर बात करते हैं, ये हमारा उपास्थि नहीं है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट हो जाएगा। तो जो किडनी हमारा है ये अनैच्छिक मांसपेशी से बना हुआ रहता है, और आप जानते हैं कि किडनी के अंदर अनैच्छिक क्रियाएं होती है, और अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है, तो हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। और अगर हम बात करना चाहते हैं आपको संयोजी उत्तक की अगर हम बात करना चाहते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, यदि हम संयोजी उत्तक की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या क्या
होगा, हमारा ब्लड होता है, हमारा क्या होगा तो कहेंगे हमारा हड्डी होता है, इसको बोन कहते हैं। ब्लड हो गया, बोन हो गया, यदि हम बात करते हैं तो हमारा लिम्फ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं और भी संयोजी ऊतक की बात अगर करते हैं तो हम कहेंगे यहां पर हमारा कार्टिलेज भी होता है। ये उपास्थि जिसको आप कह रहे थे, एडिपोज टिश्यू जिसमें वसा संग्रह करता है, तो एडिपोज टिश्यू भी हमारा यहां पर शामिल होगा। ये सब के सब हमारे संयोजी ऊतक होते हैं, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। 5 को है, याद रखिएगा, काम चल जाएगा आपका। अगला है कि वाहन के पार्श्व दर्पण की बात करते हैं। अब देखिए वाहन का पार्श्व दर्पण पीछे का जो दृश्य होता है उसको देखने वाला, तो पीछे का दृश्य देखने वाला आप साइड मिरर यूज करते हैं, और साइड मिरर में आप चाहते हैं कि छोटे से मिरर में ज्यादा चीज दिखे, इसका मतलब प्रकाश को फैलाएगा तभी तो ज्यादा चीज दिखेगा। तो प्रकाश को फैलाने वाला जो हमारा पार्श्व दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण ही प्रकाश को क्या करता है तो फैलाता है। और हम सभी लोग आज तक यही पढ़ते हैं कि अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण केवल और केवल कैसा प्रतिबिंब देता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब देता है। ये केवल और केवल कैसा, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब देगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप आभासी के साथ सीधा जाएंगे, वास्तविक किसी भी सूरत में नहीं होगा। आभासी होगा तो उल्टा कभी नहीं होगा। आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बनाना है, इजी क्वेश्चंस रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। रसन तो हम आपको बताए भी थे कि अगर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगा तो यह द्रव्यमान संरक्षण पर काम करता है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो आप देख लीजिए समीकरण के दोनों और द्रव्यमान समान होना चाहिए, हमारा राइट है, बाद बाकी और सब हमारा गलत दे रखा है, काट दीजिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि एक हीटर 1 मिनट 20 सेकंड में इतना जूल उष्मा क्या करता है तो उत्पन्न करता है, तो उसकी शक्ति क्या होगी। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पावर का फॉर्मूला लगाइए, और पावर इक्वल टू आप जानते हैं कि पावर इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम होता है। ये वाला फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन में टाइम होता है। अब यहां पर जो वर्क हमारा दे रखा है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ये हमारा एक फॉर्म ऑफ क्या तो कहेंगे यहां पर एनर्जी होता है, एनर्जी एक अपन में टाइम हो गया। अब यहां देखिए एनर्जी आपको दे रखा जूल और किलो जूल में, अगर कोई भी चीज दे रखा हो तो इसका मतलब वो हमारा एनर्जी होता है। इसका मतलब 60 किलो जूल है, इसका मतलब है किलो का मतलब 1000 जूल को जूल ही रहने दीजिए। अब यहां पर टाइम कितना ले रहा है तो इतना सेकंड ले रहा है, 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 20 सेकंड, 60 20 80 सेकंड हो जाएगा। आप 80 सेकंड से इसमें डिवाइड कर दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 20 तिहाई 60, 20 चौकी 80, और इसको अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो कहेंगे 3 गुना में 1000 डिवाइडेड बाय हमारा कितना तो 4। इसको और भी अगर आप कट करते तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 250 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 750 जूल पर सेकंड, इसका मतलब है कि 750 आपका वाट राइट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, जो जनरल फॉर्मूला उसी का मैंने इस्तेमाल किया, और क्वेश्चंस में हमने डेटा देखा उसके हिसाब से पुट करके आंसर कर दिया। तो यही काम आपको भी करना, जिससे आप फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगला है जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और, यानी कि जो परावर्तित किरण की बात करता है और कह रहा है कि ध्रुव से और डैश से होकर के गुजरती है, तो वह उस पथ का अनुसरण करती है, यानी कि जिस पाथ से वो गई है उसी पाथ में वो रिटर्न आती है। इसका मतलब उस पथ का वो अनुसरण करती है, जिस पाथ से गई उसी पाथ में रिटर्न आ रहा है। आप कोई भी ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। दर्पण हमारा मान लेते ये वाला दर्पण है जिसको अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के बीचों बीच एक लाइन गया जिसको प्रधान अक्ष कहते हैं, और ध्यान रखना यहां पर हमारा पोल होगा, यहां पर हमारा सेंटर होगा, सेंटर और पोल के बीच में क्या होगा तो मुख्य फोकस होगा। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, दर्पण की प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि कोई किरण मुख्य फोकस से पास करते हुए अगर दर्पण पे टकराता है तो दर्पण कहेंगे, अगर मुख्य फोकस नहीं, अगर यहां पर फोकस से नहीं यहां पर सेंटर की बात करेंगे, ऐसे केस में क्या होगा, अगर कोई किरण हमारा सेंटर से पास करते हुए अगर टकराता है तो ऐसी परिस्थिति में वो उसी पाथ में रिटर्न आ जाता है। तो आपके सामने यहां जो क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से यानी अच्छा ध्रुव पर जाना है, कहां पे जाना है लेकर के, ध्रुव पर जाना है लेकर के। इसका मतलब है मेरे दोस्त इसकी बात कर रहा है, यानी कि रे को ऐसे ही भेजा गया, ध्रुव पर गया, ऐसे गया और ध्रुव पर वापस आ गया। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से यानी इधर से इधर जा रहा है, ध्रुव से इधर की ओर जा रहा है, टकराने के बाद होकर के ध्रुव से डैश होकर के फोकस से होते हुए, ये हमारा क्या तो कहेंगे यहां पर हमारा फोकस है, ये हमारा क्या तो कहेंगे ध्रुव से फोकस से होते हुए, सेंटर से होते हुए पास करेगा। इसका मतलब है कि ध्रुव से और फोकस से होकर के, ध्रुव से और फोकस यहां पर आप इसको रखते हैं, तो ध्रुव से
और फोकस से होकर गुजरती है, चूंकि यही परावर्तित किरण हो, इधर आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण होगा। अगर सीधा जाके टकराता है तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, और जब 90 डिग्री पर हमारा आपतित होता है तो उसी रास्ते में वो परावर्तित भी हो जाता है, इसलिए सीधा गया वापस आ रहा है। तो कह रहा है तो उस पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में, तो गया आगे तो पीछे लौटा, इसका मतलब विपरीत दिशा में, इसका मतलब फोकस से पास करते हुए। इसका मतलब है कि फोकस जो है हमारा समतल के लंबवत होगा, यानी कि जो फोकस की हम बात करते हैं वो समतल, यहां पर समतल है, ये फोकस हमारा इस पर लंबवत होगा, 90 डिग्री पर होगा, तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। बाद बाकी और कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती, इसका कारण क्या है? तो एक बात जान लीजिए, यदि हम चुंबकीय बल रेखा की बात करते हैं, यदि हम यहां पर चुंबकीय बल रेखा की बात करते हैं मेरे दोस्त, जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नाम से हम लोग जानते हैं, और याद रखना कि चुंबकीय बल रेखा जो होता है ये एक सदिश राशि होती है। ये कैसी राशि है? तो कहेंगे ये हमारा एक सदिश राशि होती है। अगर ये सदिश राशि है, मान लेते हैं कि ऐसा हमारा कोई चुंबकीय बल रेखा और एक चुंबकीय बल रेखा ऐसा हो गया, तो जाहिर सी बात है ये दोनों सदिश हमारा होगा, तो इसके किसी एक बिंदु पर दो दो दिशा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारे वेक्टर का उल्लंघन करता है कि किसी एक बिंदु पर एक ही दिशा होना चाहिए सदिश का, लेकिन किसी एक बिंदु पर दो दो दिशा हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि मेरे भाई किसी एक बिंदु पर द्वितीय मान हो गया, यानी कि दो दो दिशा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए एक दूसरे को वो कट नहीं करता या अपने आप को भी कट नहीं करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, इसका तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र कि हमेशा क्या होगा, तो कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर दो मान रखता है, बिल्कुल नहीं, एक मान रखता है। क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान रखता है। एक अद्वितीय मान कहने का मतलब है मेरे भाई एक ही मान रखता है, वो बदलता भी नहीं है। तो एकाधिक मान, बिंदु पर एकाधिक मान, और यहां पर बोला है कि मल्टीपल वैल्यू, नहीं, गलत हो गया, यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। तो कहेंगे अद्वितीय मान कहने का मतलब यूनिक वैल्यू रखता है, यानी कहने का मतलब अद्वितीय मान रखता है, सिंगल पॉइंट पर सिंगल मान रखता है, इसलिए कहेंगे ये हमारा सदिश को यहां पर सेटिस्फाइड करता है। अगर ऐसा हुआ दोनों क्रॉस कटेगा तो दो दो दशा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सदिश है। तो आपका ये खत्म हो गया। लास्ट में हम आपको कहना चाहेंगे, अगर आप ट्रेड अगर तैयारी करते हैं, आपके सामने फीचर ट्रेड है, मशीनिस्ट ट्रेड है, आपके पास ट्रैक्टर का है, आपके सामने डीजल का है, आप अगर किसी भी ट्रेड से पढ़ना चाहते हैं तो आप ट्रेड से जुड़ करके आप अपना सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन हमारा यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं हम लोग फिर अगले डिस्कशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।